हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत गोयल और आप लोग देख रहे हैं जी मास इंडिया। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग हमारा ये वीडियो, ये हमारा कोर्स आप लोग देख रहे हैं। या तो आप लोग किसी ना किसी लिंक के थ्रू यहाँ पहुँचे हैं, या कोई यूट्यूब पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्लासेस सर्च की हों, या गूगल पे या कहीं भी इंटरनेट पे आप लोग सर्च करते हों तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये फ्री कोर्स हमने यूट्यूब पे आप लोगों की सुविधा के लिए ही डाला है कि आप जो आज के एंटरप्रेन्योर का ज़माना आ गया है, या कोई स्टार्टअप शुरू कर रखा है, या कोई किसी कंपनी में सेल्समैन का काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए कंपनी का प्रोडक्ट बेचना या मार्केट में किस तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए हमने आपके लिए स्पेशल कोर्स रेडी किया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ में ये बताना चाहूँगा कि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपने जो चूज़ किया है, और आप इस पूरे जब टॉपिक के वीडियोस को, पूरे कोर्स को जो हमने रेडी किया है, आप लोग देख लेंगे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपकी जो माइंड के अंदर जो थ्योरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी काम होगा, जो नोट्स तैयार करने हैं, उस सारा का सारा गाइड उससे रिलेटेड हम आपको करेंगे। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स काम करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स काम करती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस कोर्स के दौरान हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। क्लियरेंस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक प्योर बिजनेस है। आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, आपको मार्केट में भी जाना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट से डील करनी पड़ेगी, टर्म्स के साथ डील करनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा कि एक बिज़नेस कैसे काम करता है। सिर्फ ये कोर्स देख लेने से आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर जो हम आपको बताने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप मार्केट में प्रैक्टिकल कीजिए, डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाने वाला हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नेशनल लेवल पे मैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करूं, या इंटरनेशनल लेवल पे भी करना चाहता हूं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो आपको क्रिएट करना ही होगा। इस कोर्स के अंदर हम आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी टर्म्स है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों की क्लियर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये पूरा कोर्स कर लेने के बाद में आप लोगों को थ्योरी के बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली है। तो ये आप कोर्स जब पूरा करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो जब भी ख़त्म होता है या कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, अपनी कन्फ्यूज़न को कमेंट सेक्शन के थ्रू भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके माइंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जवाब दें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कोर्स पूरा आप लोग देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो उम्मीद करके आप लोग हमें देख रहे हैं, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ। थैंक यू। तो ये तो था आप लोगों के लिए इस कोर्स में एक वेलकम नोट। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम सीधी बात करेंगे कि एक प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है या आईटीसी है। एफएमसीजी के क्षेत्र में ये कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट की और हमारे कंपनी की पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो पैटर्न है, वो इनके जैसा ही काम करे। अभी हमने स्टार्ट किया है एज ए स्टार्टअप, एज ए एंटरप्रेन्योर, अभी हम नए हैं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक गया नहीं है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे करके हमारा प्रोडक्ट भी बड़े लेवल पर बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके प्रोडक्ट का साइकिल मार्केट में उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब कोई भी प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन में आ चुका है, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, या आप उसे रेगुलर कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो साइकिल है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए और आपकी इकोनॉमी के लिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला प्रोडक्ट होगा। अब कोई भी कंपनी चाहे ऑनलाइन सेल कर रही है या ऑफलाइन सेल कर रही है, सभी का एक बेसिक ढांचा जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही होता है। सबसे पहले एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, उसके बाद में एक स्टॉकिस्ट तक आपके माल का वहाँ स्टोरेज होता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स तक माल पहुँचता है, उसके बाद में रिटेलर, और रिटेलर्स के बाद में डायरेक्ट कंज्यूमर तक आपका माल सर्व होता है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वितरण व्यवस्था आपके प्रोडक्ट की आपने की है वो किस पैटर्न की है वो आप लोग देखिए, चाहे ऑनलाइन की है चाहे ऑफलाइन की है, लेकिन रहना आपको सभी जगह अवेलेबल चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन सेल कीजिए चाहे ऑफलाइन सेल कीजिए। आजकल जिस तरीके से मार्केट में ऑनलाइन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, कस्टमर्स डायरेक्ट ऑनलाइन डिमांड करने लगे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए। ऑफलाइन तो 100% आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ऑफलाइन भी के बजाय ऑनलाइन भी हो जाए तो आपकी सेल बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट हो सकती है। तो ऑनलाइन कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आप अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है तो डबल मार्जिन के साथ में आपकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि फैक्ट्री के बाद में जो C&F का जो पॉइंट है, कैरी एंड फॉरवर्ड का, वो किस तरीके से काम करता है। कैरी एंड फॉरवर्ड होता क्या है? अब फैक्ट्री से कोई भी माल निकल चुका है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स तक नहीं पहुंचेगा, वो सबसे पहले किसी न किसी एक एरिया के C&F यानी कि कैरी एंड फॉरवर्ड सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जो फैक्ट्री या कंपनी है वो उसे C&F तक डायरेक्ट उस माल को स्टोर करेगी। अब कैरी एंड फॉरवर्ड किसी भी जिले के लेवल का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है। अब ज़्यादातर कंपनीज स्टेट लेवल पे अपना C&F अपॉइंट करती है। अब C&F का क्या काम है? C&F काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उस एरिया के, वो उस C&F से डील करेंगे। उस C&F सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल भेजेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, चाहे किसी भी तरीके से आपकी जो पैटर्न है या आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर अप्लाई कर रखी हैं, वो C&F उसी तरीके से काम करेगा। और वो C&F अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए C&F स्टेट लेवल पे आपने एक अपॉइंट कर रखा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आपने अपॉइंट कर रखे हैं, तो जो अलग अलग जिले के जो या डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डायरेक्ट स्टेट लेवल पे जो C&F बैठा है उससे कांटेक्ट करेंगे। वो C&F की सारी जिम्मेवारी होती है कि वो उसकी बिलिंग करे, उसके ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाए। आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है, लेकिन सिर्फ C&F जो होता है वो C&F की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डायरेक्ट फैक्ट्री से भी कॉन्टैक्ट रखेगा और आगे आने वाले अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉन्टैक्ट रखेगा। तो C&F सबसे बड़ा रोल निभाता है एक बहुत बड़े स्टॉकिस्ट के रूप में, कि फैक्ट्री का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट होगा वो उस एरिया का स्पेसिफिक C&F होगा। अब कैरी एंड फॉरवर्ड C&F जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से डील करता है और साथ में फैक्ट्री से डील करता है, यानी कि C&F बीच में, फैक्ट्री इधर और डिस्ट्रीब्यूटर्स इधर। अब सारा का सारा C&F की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड को समझे, उन तक सप्लाई को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, फैक्ट्री को डिमांड पहुंचाएगा, फैक्ट्री के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करेगा, और फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने C&F तक माल पहुंचाने की। तो ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कि जितना C&F के ऊपर अच्छा कंट्रोल आप लोग अपने प्रोडक्ट का बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट आगे उतने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है C&F। आप C&F को अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए कंट्रोल कीजिए। आप देखिएगा कि आपका प्रोडक्ट इजीली मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा कौन सा हुआ? C&F। आप C&F को अच्छे तरीके से कंट्रोल कीजिए, उसकी डिमांड को समझिए, उसे टारगेट लाने के लिए अपॉइंट कीजिए। आगे मार्केट में जैसे ही आप एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट की शुरू करते हैं, C&F के ऊपर जैसे ही माल पहुंचेगा, उसके ऊपर डिमांड आती है, वैसे ही आपका मार्केट में प्रोडक्ट रन हो जाएगा। तो अभी जस्ट हमने बात की है C&F के बारे में, कैरी एंड फॉरवर्ड के बारे में, कि कैसे फैक्ट्री से माल लाएगा और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे, वो है सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में। कई बार क्या होता है, कंपनियों की या आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम है या उसका नेचर अलग है, आपका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, तो उसके हिसाब से आप लोग सुपर स्टॉकिस्ट भी अपना अपॉइंट कर सकते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट एज ए मिनी C&F काम करता है, मतलब कि
अब मान लीजिए आपने कोई भी स्टेट लेवल पे अपना प्रोडक्ट अभी नया नया लॉन्च किया है, ज़्यादा बड़ा आपका प्रोडक्ट नहीं है, या फिर आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम है, उसका नेचर अलग है, तो आप लोग C&F को अपॉइंट करने की बजाय मिनी C&F मतलब सुपर स्टॉकिस्ट को अपॉइंट करते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट 3 या 4 जिलों पे एक अपॉइंट कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई देता है। अब आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम है तो सुपर स्टॉकिस्ट अच्छे तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस में, शॉर्ट डिस्टेंस में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है C&F के बजाय। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम का कारोबार है, इसमें सेल्फ लाइफ कम होती है, पिघलने की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो आप लोग मिनी C&F को यानी सुपर स्टॉकिस्ट को अपॉइंट कीजिए। C&F पूरे स्टेट लेवल पे बैठा है तो वो बड़े प्रोडक्ट या ज़्यादा सेल्फ लाइफ की चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सुपर स्टॉकिस्ट है तो वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कंट्रोल करेगा, रिटेलर्स के बारे में भी थोड़ी नॉलेज रखेगा। इसके अलावा डेटा जो होता है वो सुपर स्टॉकिस्ट का थोड़ा फास्ट रहता है, क्योंकि एक सुपर स्टॉकिस्ट 3 या 4 जिलों के सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंट्रोल करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से उसे अच्छा फीडबैक भी मिलता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फास्ट मिलती है सुपर स्टॉकिस्ट को, क्योंकि उसके अंडर में सिर्फ 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट ही काम करते हैं। तो मिनी C&F के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि C&F की बजाय मिनी C&F अपॉइंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि सुपर स्टॉकिस्ट होता है जो वो कंपनी से सीधा माल खरीद के आगे बेचता है। मतलब उसका जो कमीशन है वो 2%, 3%, 5% से हाईएस्ट 7-8% तक जाता है, और वो सीधा कंपनी से माल खरीदता है और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सप्लाई देता है। इसके अंदर बीच में उसको कैरी एंड फॉरवर्ड का जो सिस्टम होता है वो नहीं रहता है। सुपर स्टॉकिस्ट का खुद का गोडाउन होता है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उसका खुद का रहेगा। उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंट्रोल करने का, ट्रांसपोर्टेशन का सारा सिस्टम वो कंपनी की जो नियम शर्तें होती है उसको मानता है, लेकिन खुद की तरफ से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में मीटिंग्स के थ्रू सेट कर सकता है कि उसका पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल होगा। तो सुपर स्टॉकिस्ट C&F की बजाय कई चीज़ों में बहुत अच्छा भी रहता है। अगर बड़े लेवल पे काम है तो मैं आपको C&F ही अपॉइंट करने की सजेशन दूंगा, लेकिन फिर भी आप सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी जस्ट हमने बात की है सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरीके से काम करता है। हमने बात की C&F के बारे में, हमने बात की सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में। अब जो इसका बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वैसे तो कंपोनेंट इसका रिटेलर है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट जो कंपोनेंट होता है वो रिटेलर तक होता है, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में रहता है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, जो कि इस चैनल का बहुत ही बड़ा और सबसे अहम, रिटेलर के बाद में जो अहम कंपोनेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। अब नाम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि प्रोडक्ट को पूरी रिटेल चेन में रन करवाता है। मतलब रिटेलर तक किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाना रिटेलर तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? रिटेलर के सबसे ज़्यादा टच में कौन है? वो है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में सभी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करना और रिटेलर को, अब जो हम इस डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में जिस कंपोनेंट की बात करेंगे, इन दो कंपोनेंट पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और इनके डेटा को, इनके द्वारा जो एनालिटिक्स कंट्रोल हो रही है, जो क्रिएट हो रही है कंपनी की, उसको पूरा पूरा आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, जिसे C&F भी कंट्रोल करता है अनेकों कंपनियों में, और सुपर स्टॉकिस्ट भी कंट्रोल करते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट मैंने आपको बताया कि आपको अपॉइंट करना जरूरी भी है और कई जगह नहीं भी जरूरी। तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जो रिटेलर के डायरेक्ट टच में है। डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट या C&F से माल लेता है और आगे उसको सप्लाई देता है। जैसा कि सुपर स्टॉकिस्ट में देखा हमने कि वो सीधा कंपनी से माल परचेज करता है, उसके बाद में आगे सेल करता है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि C&F या सुपर स्टॉकिस्ट से माल परचेज करेगा, उसके बाद में उसे आगे बेचेगा। बेचने के बाद में जो कमीशन बचता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का लाभ होता है। अब माल बेचकर जो लाभ कमाएगा वो वाकई में कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बेचा जाए। अब डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कितना होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% तक। फिर भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कई प्रोडक्ट्स में
इससे कम भी होता है और इससे 1-8% ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिटेलर के डायरेक्ट टच में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। अब उस रिटेलर को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेवारी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर होती है। कंपनी भी बहुत शर्तों में ध्यान देती है, लेकिन फिर भी रिटेलर के डायरेक्ट टच में डिस्ट्रीब्यूटर है। पॉइंट ऑफ परचेज जो कि रिटेलर होता है, रिटेल शॉप्स होती हैं, वो पॉइंट ऑफ परचेज कहलाती हैं। उनके ऊपर बैनर लगाने का, होर्डिंग लगाने का, कंपनी का एडवर्टाइज करने का, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का, ये सारा का सारा जिम्मा डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है। रिटेलर से डायरेक्ट टच में होने के कारण कंपनी के लिए जो फीडबैक आते हैं, कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट के लिए जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वो डिमांड कितनी है, वो रिटेलर से डायरेक्ट पूछता रहता है। ये सारी की सारी जिम्मेवारी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में होती है कि वो डेटा भी कलेक्ट करेगा, कलेक्शन देगा, क्रेडिट देगा, रिटेलर को स्कीम के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट्स की जो स्कीम चलती आ रही है, जैसे आपने देखा होगा चाय पत्ती के साथ में एक डब्बा फ्री, 5 पीस लोगे तो 1 पीस फ्री, ये सारी की सारी कंपनी की स्कीम्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेवारी होती है कि वो रिटेलर को बताएगा और उसे पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा। जो सेल हुई है उसके बारे में क्रेडिट देगा, उससे कलेक्ट करेगा, सारा पैसा वसूली करेगा। ये सारा का सारा काम और जिम्मेवारी डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। तो ये हमारी चेन का बहुत बड़ा और सबसे मजबूत कंपोनेंट है। इसके ऊपर हर कंपनी को, हर ब्रांड को और प्रोडक्ट को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ध्यान दीजिए, वो सेल लेके आएगा और आपके पूरा का पूरा डेटा आपको कलेक्ट करके देगा। तो पूरा का पूरा ध्यान आप दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर जो कि है रिटेलर। हमारी इस सप्लाई चेन का, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट और लास्ट कंपोनेंट है रिटेलर। अब हमने C&F के बारे में देख लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट सब देख लिया, लेकिन इस चैन का, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग जो हिस्सा है वो है रिटेलर, जो कि कंपनी की नींव है। अगर ये नींव हिल जाएगी तो भैया कंपनी भी हिल जाएगी। तो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में हर कंपनी की कि वो रिटेलर्स के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे। डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है, C&F की ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कंट्रोल जो होना चाहिए वो है रिटेलर्स के ऊपर। क्योंकि रिटेलर वो है जो आपका माल आगे बेचता है, जो कंज्यूमर्स के डायरेक्ट टच में है। हर कंपनी है अपना माल कंज्यूमर को बेचना चाहती है, लेकिन पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो रिटेलर है वो कंज्यूमर के टच में है। आज के टाइम में जितना भी कंपनी का जो बड़ी बड़ी सेल्स हो रही हैं वो रिटेलर्स के थ्रू हो रही हैं। रिटेलर्स में जैसे आपके पड़ोस में कोई किराना की दुकान हो, केमिस्ट शॉप हो, ये जो गाड़े ठेले वाले होते हैं, ये भी सारे के सारे रिटेलर्स के अंदर में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स गाड़े ठेले वालों को भी सप्लाई दे सकता है, आपके पड़ोस में किराना दुकानों पे भी सप्लाई देता है, जो केमिस्ट की दुकानें हैं उनको भी सप्लाई देता है। तो ये सारा का सारा काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। किसके लिए करता है? रिटेलर के लिए करता है। रिटेलर्स खुश रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली मार्केट में सफलता के कदम चूमेगा। तो रिटेलर्स को कंट्रोल करना, और रिटेलर्स इस डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्ग और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके ऊपर हर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। अब रिटेलर क्या करता है? डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो डेटा कलेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो रिटेलर से डेटा कलेक्ट करता है, C&F होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से डेटा कलेक्ट करता है। इसी हिसाब से जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर की पसंद को जानता है। क्योंकि आज आपके पड़ोस में अगर कोई आप ब्रेड लेने जाते हैं, आप कह देते हैं कि हमें तो वो ब्रेड चाहिए, लेकिन रिटेलर कहता है कि उस कंपनी का ब्रांड छोड़ो या फिर ये प्रोडक्ट आप छोड़िए, ये वाला बहुत अच्छा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए। तो हमारा पड़ोस के जो रिटेलर है उस पर इतना भरोसा होता है कि हम उसके कहे में आ जाते हैं। तो हर कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि उसका रिटेलर खुश रहे। आज 80 से 85% तक की जो हम सेल देखते हैं इंडिया में वो ऐसे रिटेलर्स के थ्रू हो रही है। दूसरे चैनल्स तो बाद में काम करते हैं। जो सेल के जो चैनल है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि सेल के और कौन कौन से चैनल है, वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे रिटेलर्स हैं वो 80 से 85% तक की इंडिया में आज के टाइम में सेल कर रहे हैं। अब 80 से 85% तक की तो सेल तो करते ही हैं, लेकिन साथ में अगर आप डेटा देखोगे तो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक आज के टाइम में ऐसे रिटेलर्स हैं इंडिया के अंदर जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में हैं और आपका प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं।
अब मार्जिन की बात करते हैं रिटेलर्स के, तो मार्जिन क्या होता है रिटेलर का, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मार्जिन कटने के बाद में रिटेलर को 20%, 15%, 25%, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में 50% तक भी मार्जिन रिटेलर को बचता है। जो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मार्जिन कटने के बाद में रिटेलर्स का जो मार्जिन होता है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। और कंपनियां जितना रिटेलर्स को खुश रख सकती हैं उतनी कोशिश भी करती हैं रिटेलर्स को खुश रखने की, क्योंकि अब एक छोटी सी भी दुकान होगी उसमें एक ही चीज़ की 5-5 कंपनियों के प्रोडक्ट वहाँ पड़े रहते हैं, वैरायटी मेंटेन करता है रिटेलर पूरी। तो अगर वो रिटेलर आपका प्रोडक्ट चाहे नया है चाहे पुराना है, अगर वो आपका प्रोडक्ट बेच के खुश है तो वो आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर रखेगा, आपका माल सबसे ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मार्जिन उतना ज़्यादा मिल रहा है, वो आपका प्रोडक्ट बेच के खुश है। कई बार कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कस्टमर रिटेलर के ऊपर बिलीव करके अगर वो एक बार आपका माल खरीद के ले जाए और रिटेलर कोशिश करके बेच ले और आपकी एडवर्टाइजिंग अच्छी है, आपकी क्वालिटी अच्छी है और कस्टमर भी डिमांड करने लग जाए, तो रिटेलर आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर रखेगा और सबसे ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। अब जो कस्टमर है वो डायरेक्ट रिटेलर के टच में है, तो सारा का सारा कंपटीशन के बारे में भी रिटेलर को पता होता है कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट के कौन से कंपटीशन है या फिर कौन कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ये सारा का सारा ज्ञान रिटेलर को होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर के टच में है। अब कस्टमर का जो रिप्लाई होता है, जो फीडबैक होता है, वो रिटेलर को आता है, रिटेलर उसे पूरी की पूरी सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो रिटेलर सबसे मजबूत कंपोनेंट है। मुझे उम्मीद है पूरा आपको रिटेलर के बारे में ज्ञान हो गया होगा, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल करने का आपका टारगेट होता है, लेकिन पूरी सप्लाई चेन में रिटेलर उसको सेल करेगा। तो कोशिश कीजिए कि रिटेलर आपका खुश रहे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम मिले। ये सारा का सारा स्कीम का और जो प्रॉफिट का जो खेल है, इसे आप अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने प्रोडक्ट में एडवर्टाइजिंग डालिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो हमने जो आपको बताया है उस पर पूरा काम करेंगे, तो ये सारे कंपोनेंट्स खुश होने के बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से चैनल हो सकते हैं। मतलब कि एक तो हो गए रिटेल शॉप, ऑनलाइन पोर्टल, या फिर अलग अलग जो कैंटीन वगैरह चलते हैं, इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये तो कंपोनेंट से रिलेटेड था। सबसे पहले हमने C&F के बारे में बात की, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात की, सुपर स्टॉकिस्ट के बारे में बात की, और लास्ट कंपोनेंट जो रिटेलर था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। अब हम बात करेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके बाद में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स की, जो कि आने वाले वीडियोस में मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारा ये कोर्स बहुत पसंद कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों के जो क्वेरी हैं, आप लोगों के दिमाग में जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हुए होंगे। तो आप लोग देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा कोर्स देखिएगा, और अपने जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे स्ट्रॉन्ग करने में मुझे पूरी उम्मीद है मैं आपकी पूरी मदद कर सकूँगा या कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो जस्ट पीछे हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। अब हम बात करेंगे वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि मार्केट में कंज्यूमर तक माल कौन कौन से चैनल्स के द्वारा पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन से चैनल्स को सप्लाई देता है। इसमें हम 6 तरीकों की बात करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई जिन चैनल्स को देता है और वहाँ से माल कंज्यूमर तक पहुँचता है। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली जो चीज़ है वो है जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड का मतलब जो रिटेलर्स बैठे हैं, जो आम हम लोग व्यवसाय देख रहे हैं, जिनसे हम खुद माल खरीदते हैं बाज़ार के अंदर, वो आता है जनरल ट्रेड के अंदर, जिसका होल्ड मार्केट में आज के समय 80 से 85% तक का है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके अंदर सारे रिटेलर्स जैसे किराना की दुकानें, केमिस्ट की शॉप, या फिर जो पान बीड़ी गुटखा बीड़ी बेचते हैं, ये सारे के सारे रिटेलर्स, इसके अलावा डेयरी वाले, और इसके अलावा जो भी सब्जी विक्रेता हैं वो भी इसके अंदर कैलकुलेट हुए हैं। तो 80 से 85% तक का आज के टाइम में मार्केट में जनरल ट्रेड के थ्रू माल बिक रहा है। ये सबसे बड़ा चैनल है जिसके थ्रू माल बिकता है।
आगे हम बात करेंगे इसके अलावा मॉडर्न ट्रेड की। मॉडर्न ट्रेड के अंदर भी जैसे 2002 से पहले तक ये मॉडर्न ट्रेड इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं था। 2002 के बाद में इसका बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि बिग बाज़ार है, जियो है, या फिर रिलायंस का जो आजकल फ्रेश का या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड माल बेच रहे हैं, ये सारा का सारा डी मार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, ये सारा का सारा आजकल मॉडर्न ट्रेड के अंदर आ गया है। तो मॉडर्न ट्रेड की मार्केट में हिस्सेदारी कितनी है? 10 से 12% तक की मॉडर्न ट्रेड की मार्केट में सेलिंग में हिस्सेदारी है। आगे आता है इंस्टीट्यूशनल सेल। इंस्टीट्यूशनल सेल क्या है? जैसे रेलवेज है, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे माल जो बिकता है, अंदर रेलवे के अंदर जो कैंटीन होते हैं उनके ऊपर जो माल बिकता है। इसके अलावा कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सीधा का सीधा जिनको सप्लायर सप्लाई देता है और वहाँ से माल बिकता है कंज्यूमर को, वो इंस्टीट्यूशनल सेल के अंदर आता है। इसकी मार्केट में हिस्सेदारी लगभग 1% से लेके 5% तक की है, जिसके थ्रू माल बिकता है। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रिटेलर्स मिलते, ज़्यादा रिटेलर्स तो वहाँ नहीं होते हैं, फिर भी रेलवे के द्वारा जो ऑथोराइज्ड होते हैं वो वहाँ रिटेलर्स बैठते हैं। जैसे कि आपको उसके अंदर माल जो बिकता है वो है कोई, जैसे फ्रूटी लेनी है, कोई बेवरेज का आइटम लेना है, पेप्सी का आइटम लेना है, चिप्स लेनी है, बिस्किट लेने हैं, ये सारा का सारा सामान आपको जैसे रेलवे स्टेशन पे मिलता है, ये इंस्टीट्यूशनल सेल के अंडर में आएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा आज के समय में बहुत दौर चेंज हो गया है, तो लोग ई कॉमर्स पोर्टल के द्वारा माल खरीदने लगे हैं। तो चौथा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आजकल माल बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू माल सेल हो रहा है, जैसे कि अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है। हिस्सेदारी तो इसकी मार्केट में हालांकि कम है, 1% या 2% के लगभग ही टोटल सेल का ये सेल कर पाता है। आजकल इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े सारे ही उतरने की कोशिश करने लगे हैं। जो भी छोटे रिटेलर्स हैं वो भी ऑनलाइन जुड़ने लगे हैं। बड़े रिटेलर्स तो अपनी अवेलेबिलिटी सारी जगह रखते ही हैं। आप भी कोशिश करते होंगे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल हो, जिसके कारण कस्टमर तक आसानी से हर जगह आपकी रीच हो जाए प्रोडक्ट की। तो अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे के सारे ऑनलाइन पोर्टल में और ई कॉमर्स सेगमेंट में कैलकुलेट होते हैं। इसकी भी धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे बड़ा होगा, उभरेगा, तो ये भी धीरे धीरे सेगमेंट बड़ा होता जाएगा। आप लोगों को प्रोडक्ट अपना ऑनलाइन अवेलेबल ज़रूर रखना चाहिए। इसकी हिस्सेदारी क्योंकि मार्केट में 1% से 5% है या 2% तक है, आने वाले समय में इसकी हिस्सेदारी और ज़्यादा मजबूत स्थिति में पहुँचने की पूरी संभावना दिखाई देती है। ये तो हो गए हमारे एक छोटे से रूप में 5 पोर्टल या 5 सेगमेंट जिनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जुड़े हुए हैं और माल को सप्लाई करते हैं या कंज्यूमर को बेचते हैं। अब छठी और अंतिम कड़ी में आता है होरेका। होरेका क्या होता है? HORECA। होरेका का मतलब है होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर। होटल्स की चेन आज के टाइम में बहुत बड़ी है। रेस्टोरेंट्स की जो चेन आजकल चल रही है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े जो आज एक ही रेस्टोरेंट की जो बहुत सारी सप्लाई चेन हो गई है, कैटरर का जो काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक छठे रूप में, रिटेलर के छठे रूप में काम करते हैं। होरेका इसको बोलेंगे, होटल, रेस्टोरेंट एंड कैटरर। इसकी भी कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल ट्रेड से कंपेयर करें सारी चीज़ों को तो सभी छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी 1% से लेके 5% तक इसकी भी हिस्सेदारी मार्केट के अंदर है। तो मार्केट में होरेका के थ्रू सप्लाई चेन जो जोड़ के रखते हैं उनको भी बहुत बड़ा धंधा आजकल के टाइम में मिल रहा है। आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होरेका के अंदर भी बहुत बड़ा आपका सेगमेंट कवर कर सकता है। तो ये तो थे हमारे अलग अलग तरीके के वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैंने आपको समझाया कि 5 या 6 तरीके के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे वो किस तरीके से कंज्यूमर तक पकड़ बनाते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इसी के साथ में एक कंपनी की जिसने हर रिटेलर तक अपनी पहुंच बनाई है और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई चेन के थ्रू कंज्यूमर के घर घर तक और हर जगह पहुंचाया है। वो है इंडियाज़ टोबैको कंपनी, यानी कि ITC। ITC के प्रोडक्ट आप खूब यूज़ करते हैं, हर घर में आपको इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप किराना की दुकान से ITC के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आशीर्वाद आटा आप यूज़ करते होंगे या मंगलदीप धूप यूज़ करते होंगे, ये ITC के प्रोडक्ट हैं। स्टेशनरी के आइटम में अगर आप क्लासमेट की कॉपी या क्लासमेट के पेन,
या पेंसिल यूज़ करते हैं तो ये आईटीसी के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा पान बीड़ी के अंदर आप देखें तो पान बीड़ी सेगमेंट से ही ये कंपनी शुरू हुई थी और आज अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अलग अलग रिटेलर्स के थ्रू घर घर तक पहुंच चुकी है। तो आप सप्लाई चेन को मजबूत करके, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हाई करके घर घर तक अपने प्रोडक्ट्स को भी पहुंचा सकते हैं। ये तो था हमारे एक केस स्टडी एक कंपनी के बारे में। इसके अलावा ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम बात करेंगे अलग अलग टर्म्स की, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता है, किस तरीके से वो कस्टमर को जोड़ेगा, कौन कौन से एरियो में, कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन से डेटा काम करते हैं, ये सारा का सारा काम किन टर्म्स पे अप्लाई होता है, उसके थ्रू डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने कंपोनेंट तो देख लिया, लेकिन कंपोनेंट सिर्फ एक चैनल का हिस्सा है, लेकिन जो टर्म्स उनमें अप्लाई होती हैं, जो काम करेंगी, वो किस तरीके से काम करती है, वो ज़रूर आप लोग देखिएगा। इससे ही आप लोगों को पता लगेगा या ज्ञान होगा कि किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मजबूत करें और अपने प्रोडक्ट को फास्ट मूविंग बनाएं, फास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग पूरा कोर्स देखेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। अगले वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए, देखिए और सीखिए। एक बार फिर से धन्यवाद।